नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995। तो बच्चों, मैं क्लास 12 यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है विलयन यानी कि सॉल्यूशन। इसका जो पार्ट नंबर 8 है वो है, उस टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा, मोल अंश या मोल प्रभाज या इसी को मोल भिन्न भी बोलते हैं, फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इस टॉपिक को आज मैं आपको कराने वाला हूं। मैंने आपको पार्ट 7 केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन के कंप्लीट कर दिए हैं। बेसिक टू अपर तक, बेसिक टू हाई लेवल तक मैं आपको केमिस्ट्री करा रहा हूं। आराम से आप समझते चलिए, एक एक टॉपिक, एक एक शब्द, एक एक लाइन आपको समझ में आएगी। बस बने रहिए आप अपने अमित सर के साथ और जोरदार से आप स्वागत करेंगे और जोरदार से आप तैयारी करेंगे, बिंदास तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, बोलने में हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, भाषा हमारी थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, कभी कभार अटक जाती है, बट आप उससे प्रॉब्लम मत करिए। आप सिर्फ ये कंटेंट को अपना क्लियर करना कि आपको कंटेंट गजब का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप भाषा पर फोकस मत करिए, ठीक है। तो आप, उम्मीद है मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो मैं आज आपको लेकर चलूंगा मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न की तरफ। इससे पहले वाली वीडियो आपने पढ़ी थी बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, उसके बाद आपने ppm और ppb में सांद्रता, और इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। न्यूमेरिकल हम साथ साथ में करा रहे हैं, लेकिन जब ये चैप्टर खत्म होते ही, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चैप्टर के अंत होते ही आपको एक न्यूमेरिकल की बड़ी लंबी सीरीज मिलेगी, जिसमें आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन में कम से कम 100 न्यूमेरिकल होंगे। 100 न्यूमेरिकल, सोच लीजिए 100 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के मिलेंगे और वो सॉल्व कराएगा ये आपका बड़ा भाई अमित कुमार। ऐसे ही फिजिक्स में आपके 60 न्यूमेरिकल, 60 न्यूमेरिकल है फर्स्ट चैप्टर में। जैसे ही चैप्टर का समापन होगा वैसे ही आपको न्यूमेरिकल की श्रृंखला मिल जाएगी और उनका सॉल्यूशन भी हम लोग एक एक करके करते चलेंगे। वीडियो आपकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटे की हो जाए, 1.5 घंटे की हो जाए, बस आप उसको मन से समझना, मन से देखना और टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना और एक अपना बेहतरीन नोट्स बनाना। जहां कहीं भी से भी बच्चे देख रहे होंगे हमारे इस वीडियो को, तो वहीं से आपसे रिक्वेस्ट है कि अब जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आप सीरीज में पढ़िए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक टू हाई लेवल तक की आपकी प्लेलिस्ट बनी हो, इसमें पार्ट नंबर ऐसी श्रृंखला में आपके जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं। क्योंकि फिजिक्स का भी लेसन नंबर फर्स्ट चल रहा है। फिजिक्स में मैंने बच्चों आज क्लियर करा दिया है, थ्योरी क्लियर हो गई है। हालांकि मैंने न्यूमेरिकल भी टॉपिक बाय टॉपिक करा दिए थे, लेकिन अब जो न्यूमेरिकल होंगे वो एक साथ सब होंगे, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में टॉपिक बड़ा है, पहला लेसन बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप एक एक लाइन समझना बेटा, एक एक टॉपिक को आप भली भांति समझ रहे होंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बढ़ता हूं सीधा मोल अंश की तरफ। आ जाइए, मोल अंश के बारे में पढ़ाता हूं। पहले आपकी जो स्लाइड बनी हुई है, पीपीटी बनी हुई है, इससे आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा ये बात सही है या गलत है। तो आइए जरा प्रूफ करके पहले भाषा को समझ लीजिए। देखिए, मोल अंश क्या होता है, मैं पहले आपको लेकर चलता हूं समझाने की तरफ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर मोल अंश, अभी आप इस पर फोकस मत करिए, अभी आप सिर्फ इस पर फोकस करिए कि मोल अंश क्या होता है। मेरे भाई, भिन्न क्या होती है आपको सभी पता है, सभी लोगों को पता है कि भिन्न क्या होती है, क्योंकि आप जानते हैं बेटा भिन्न का जो फॉर्मूला होता है वो अंश बटे में हर होता है। मेरे भाई बताना भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे भैया भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटे में हर, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर इज इक्वल टू में फ्रैक्शन होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, वही तो है बेटा।
चाहे आप मोल अंश पढ़ दो, चाहे आप मोल प्रभाज पढ़ दो, चाहे आप मोल भिन्न पढ़ दो, रेशियो पढ़ दो, ठीक है। अब आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ये इन सब का मतलब एक ही है। आप भिन्न का मतलब समझ गए होंगे, अंश और बटे में हर, मतलब ऊपर और नीचे। देखना मोल अंश की परिभाषा को कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप क्लियर करेंगे। देखो मोल अंश जो होता है, हमने बेटा लिखा है ऊपर क्या, विलेय। अच्छा, इसको लिखने से पहले, इसको समझने से पहले मुझे बताओ मेरे शेरों, विलेय को काय से प्रदर्शित करते हो? हाँ हाँ, विलेय को काय से प्रदर्शित करते हो? ए से, बिल्कुल सही है। और विलायक को काय से प्रदर्शित करते हो? बी से। ये बात हमें अब, हमने पहले ही जब पढ़ाया था बेटा, हमने आपको भार प्रतिशत पढ़ाया था, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि विलेय हमेशा, अब याद रखना, ए से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को हमेशा बी से प्रदर्शित करेंगे। ये बात मैंने आपको उस दिन बताई थी, आज मैं फिर बता रहा हूँ। पूरा चैप्टर हमारा विलेय और विलायक पर ही डिपेंड है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, विलयन, और विलयन ही होता है हमारा विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू में विलयन। तो आपको विलेय याद रखना ए से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को याद रखना बी से प्रदर्शित करते हैं, यही लिखना। हम यहाँ पर क्या लिख ले, शब्दों पर ध्यान रखना, विलेय फिर या विलायक, विलेय या विलायक के मोल, ठीक है, ध्यान देना है। और आ जाएगा बेटा फिर विलयन के मोल, ठीक है, ध्यान से समझना है, विलयन के मोल। देखो परिभाषा में आप ज़्यादा आप रटिए मत, सिर्फ समझिए। परिभाषा में आपने क्या लिखा है मेरे शेरों, देखो पहले लिखिए मत, पहले समझ लेना। मोल अंश क्या, विलेय, शब्दों पर ध्यान रखना, शब्दों का चयन करिए बेटा। शब्दों का चयन करेंगे तो यहाँ पर या लिखा हुआ है, शब्दों पर आप फोकस करिए, शब्दों पर आप फोकस करेंगे मेरे शेरों, यहाँ पर या लिखा हुआ है, विलेय या विलायक। नीचे लिखा है विलयन के कुल मोल। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर आपकी हेडिंग ही पड़ी हुई है, वो हेडिंग आपकी क्या पड़ी है, तो आपको पता है हेडिंग पड़ी है मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न। तो आपको पता है, भिन्न से याद रख लोगे तो भिन्न हमको कब मिलेगी, जब दोनों का बटा कर देंगे, यही इसकी परिभाषा हो गई। आइए जरा देखते हैं, बस क्या लिखना है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। इसे मेरे शेरों एक्स से प्रदर्शित करते हैं या इसको जाई से प्रदर्शित करते हैं। ये जाई चाई पढ़ा जा सकता है, अब आप ये फिजिक्स में चला जाएगा जाई, इसको यहाँ नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ एक्स ध्यान रख लो। तो मोल प्रभाज को काय से प्रदर्शित करते हो मेरे शेरों, एक्स से। मोल प्रभाज को काय शुरू करते हो, एक्स से। क्लियर? परिभाषा बताइए, कोई समस्या? आपने क्या लिखा है, मोल अंश की परिभाषा को क्या लिखा है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, इस मोल अंश का कोई भी मात्रक नहीं होगा, यह मात्रकहीन राशि है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है। ऊपर भी बेटा विलेय या विलायक के मोल होंगे, नीचे भी विलेय या विलयन के मोल होंगे। तो ऊपर भी मोल, नीचे भी मोल, और इनका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि रेशियो में है। अगली बात क्या है, जितने भी आप मोल प्रभाज निकालोगे उन सभी मोल प्रभाजों का योग मेरे शेरों 1 होता है। आप किसी के भी मोल प्रभाज निकालो, जितने भी मोल प्रभाज निकालोगे उन सबका योग कितना होता है, 1 होता है। उन सबका सम कितना होता है, 1 होता है। मैं इस बात को प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा, बट आप परेशान मत होइए, एक एक चीज आपको, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा 1 होता कि नहीं होता है। बट अभी आप एक परिभाषा को समझ लीजिए, मोल अंश की शायद परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो देखो जो वही लिखा है बेटा, यहाँ पर परिभाषा को समझ लो। क्या लिखा है
किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न कहते हैं। इसे मेरे शेरों काय से प्रदर्शित करते हैं? आप x से याद रखना, इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे काय से प्रदर्शित करते हैं मेरे बच्चे? x से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या है बेटा? अभी मैंने बताया है कि विलेय या, देखो ध्यान दो, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे में आ जाएगा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको हिंदी में याद रखना है। विलेय या विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे अभी मैं क्लियर कराता हूं। महत्वपूर्ण आपके जो पॉइंट हैं वो बेटा पॉइंट क्या हैं? मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपात है, मैंने बताया था अभी। दूसरा हमारा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का योग बेटा सदैव कितना होता है? 1 होता है। मैं इस बात को प्रूफ करने जा रहा हूं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, आइए जरा मैं प्रूफ करके बताता हूं बेटा। यहीं पर आप बने रहना बेटा, एक एक टॉपिक को, एक लाइन को बस मन से समझना। देखिए यहां पर मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये रहा हमारा, इसे ले लो नोट नंबर 1। ठीक है, देखो यहां पर एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये रहा मेरा डायग्राम। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा बेटा? एक एक लाइन बेटा, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए। मैं वो बात प्रूव कराने वाला हूँ जो यहाँ पर लिखी है। किसी विलयन के सभी मोल अंशों का योग जो होता है वो 1 होता है। आइए जरा इसी को समझते हैं। हमने बेटा देखना, इसके मोल ले लिए, इसको A ले लिया है और इसको B ले लिया है। अब आप समझदार हैं मेरे बच्चों कि ए को आप क्या बोलते हो? तो आप कहोगे सर मैं तो ए को विलेय बोलता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बी को क्या बोलते हो? बी को विलायक बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको भार प्रतिशत में बताया था, विलेय का भार आपने क्या लिखा था? W है, राइट, और विलायक का भार आपने क्या लिखा था? WV, राइट। आज मैं बात कर रहा हूं बेटा संख्या की। मैं बात किन की कर रहा हूं? संख्या की। संख्या को आप शो काय से करते हो? n से। अगर मैं आपसे ये बोल दूं बेटा, मैं आपसे अगर ये बोल दूं कि संख्या हमारी NA बन जाए तो आप इसे हिंदी में क्या पढ़ लोगे? तो ये संख्या काय की बन गई? विलेय की, क्योंकि 1 से आपको क्या याद रखना है? विलेय, और B से याद क्या रखना है? विलायक। बस यही तो रखना है हमको याद, बात खत्म। तो यहाँ पर किनकी संख्या होगी? ये विलेय के मोलों की संख्या हो गई। और अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर मेरे शेरों B लिख दूं तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर ये तो विलायक के मोलों की संख्या है। तो मैंने कहाँ मना किया है मेरे भाई? जैसा मैं बता चुका हूँ, क्या आपको वैसी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, आपको एक एक टॉपिक समझ में आ रहा होगा। ध्यान देना मेरे शेरों। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, तो ये विलेय के मोलों की संख्या NA बन जाएगी और ये विलायक के मोलों की संख्या NB बन जाएगी। मेरी बात मेरे बच्चों यहाँ तक समझ में आई होगी, मेरे हर एक शेर को, मेरी हर एक शेरनी को। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखना डिटेल में, बिल्कुल मैं आपको फिजिक्स की तरीके से इस डेरिवेशन को करा दूंगा और आपको समझा दूंगा कि सभी जो मोल प्रभाजों जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। ये मैं आपसे वादा करता हूं, मैं पूरा फिजिक्स के डेरिवेशन की तरीके से आपको ये बात प्रूफ करने वाला हूं। आइए बने रहिए मेरे साथ। तो मैं यहाँ लिखता हूं बेटा, देखना कि माना A एक विलेय है। आप जानते हैं बेटा, माना A एक विलेय है तथा B एक विलायक है, तथा B एक क्या है? विलायक है। ठीक है, आराम से देखना बेटा, B एक विलायक है। और इसी क्रम में मैं आगे आपसे पूछ लूं तो क्या बताओगे? माना विलेय के मोल कितने बता दोगे? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो आप बता दोगे भैया NA है।
आप क्या बता दोगे भैया, Na है, कोई आपत्ति नहीं है बेटा। आप क्या आपने क्या बता दी है, Na है। तथा विलायक के तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या, तो आप कितनी बताओगे, एन बी। ये ए और बी बेटा सफिक्स में लिखना नीचे लटकते हुए, ठीक है। माना ए एक विलेय है तथा बी एक विलायक है, माना विलेय के मोलों की संख्या एन ए और विलायक के मोलों की संख्या एन बी है। तो मुझे बताओ बेटा, तो मैं यहां से आपसे पूछ लूं तो विलयन में या विलयन में मोलों की संख्या कितनी होगी, विलयन में मोलों की संख्या कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, वही तो लिखा है यहाँ पर। तो विलयन में आप क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे बेटा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, और प्लस में क्या लिखोगे, विलायक के मोलों की संख्या। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे सिर्फ परिभाषा पूछता है कि मोल प्रवाह किसे कहते हैं, संबंधित सूत्र लिखिए, और क्वेश्चन दे देगा, न्यूमेरिकल दे देगा। ये तो मैं आपको ये इस बात का प्रूफ करा रहा हूँ कि जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। यहाँ हमारे 2 अवयव हैं, ए और बी। ए कौन है, विलेय है, और बी कौन है, विलायक है। 2 हो तो आपको विलेय और विलायक याद रखना, 3 हो तो फिर क्या करोगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग ए के विलेय लिखेंगे, ए के मोल लिखेंगे, बी के मोल लिखेंगे, सी के मोल लिखेंगे, बाद खत्म, वो अगले टॉपिक में। पहले आप इसको क्लियर कर लो। बताओ विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, तो Na है। विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, Nb है। इधर हम क्या मान लेंगे, N। यहाँ तक बात समझ में आ गई, जी हाँ बिल्कुल आ गई होगी। फिर मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बेटा, बिल्कुल यूं ही समझ लो, ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल करने, आप ऐसे समझ जाइए कि आप न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं। ऐसे ही तो फिजिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिक्स की तरीके से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं है। बताएं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे कि विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। और आपने सूत्र में क्या लिखा था, यानी परिभाषा में क्या लिखा था, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक। मैं आपको यहाँ या का मतलब समझा दे रहा हूँ। या का मतलब क्या होगा, विलेय हो सकता है या विलायक हो, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो एक ऊपर रहेगा, चाहे वो विलेय ऊपर रहे अंश में, चाहे हमारा विलायक ऊपर रहे अंश में, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर, ऊपर आप क्या लिखोगे, यहाँ विलेय है तो यहाँ विलेय के मोल आएंगे, तो ऊपर लिख देंगे बेटा विलेय के मोल, और नीचे क्या लिख दोगे बेटा, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब आप ऐसे समझ जाइए, आप न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं मेरे भाइयों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बताएं, इसको हम लोग काय शो करते हैं, एक्स ए से, क्योंकि विलेय है ना तो एक्स ए, विलायक होता है तो एक्स बी। जहां विलेय है आपको ए याद रखना है, बात खत्म। तो बताओ विलेय के मोल यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप कहोगे Na, और विलयन के मोल में आप क्या 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 था, Na प्लस का Nb। यानी कुल मिला के हमारे पास, यानी एक्स ए बराबर मेरे बच्चों कितना आया है, Na बटे में Na प्लस का Nb। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है मेरे भाई यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा बेटा। अब क्या क्या लिखने वाला हूँ, अब मैं लिखूंगा बेटा विलायक के मोल, ठीक है, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज में आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला बताते चलो। तो उस बार क्या हो जाएगा बेटा, विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलायक के मोलों की संख्या,
और बटे में आ जाएगा बेटा विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या बनानी मैंने नीचे लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज काय से प्रदर्शित करोगे, एक्स बी। बताओ विलायक के मोल कितना लिखोगे बेटा, एन बी, बटे में कितना आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इसे डालो समीकरण नंबर 1। अच्छा, योग करना है क्योंकि दो आपके अवयव हैं ए और बी, अब दोनों काम है, योग कैसे करना है तो देख लीजिए। योग में लिखूंगा बेटा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को मेरे बच्चों जोड़ देना। जोड़ने पर आपको इसकी एलएचएस में कितना लिखा है बेटा, एक्स ए, और 2 की एलएचएस में कितना लिखा है, एक्स बी, दोनों को जोड़ दिया बराबर में। इसकी आरएचएस में कितना लिखा है बेटा, एन ए, और बटे में आ जाएगा मेरे शेरों एन ए प्लस का एन बी। और यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, एन बी, और बटे में मेरे शेरों कितना आ जाएगा, एन ए प्लस का एन बी। इनको भी जोड़ देते हैं, मैंने जोड़ दिया। जोड़ने पर किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि आपने जो यहाँ पर लिखा है वो सत्य साबित होने वाला है, वही तो मैं कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर देखना बेटा, एक्स ए प्लस का एक्स बी, और बराबर में देखो दोनों के हर समान हैं। हर समान होने पर तो लासा तो वही आ जाता है, एन ए प्लस का एन बी, जो नीचे लिखा होता है। ऊपर यहाँ क्या लिखा है, एन ए, और यहाँ क्या लिखा है, एन बी। अब मुझे बताओ मेरे शेरों, क्या आपको कोई बात यहाँ पर पता चल पा रही है? जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिखा है, जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिखा है। क्या दोनों को हम काट के 1 लिख दें? हाँ जी, लिख देंगे। यानी एक्स ए और प्लस का एक्स बी बराबर में कितना हो गया है, 1। ये बात आपने प्रूव कर दी है कि जितने भी अवयव होंगे सभी के मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। आपने पूरा मैथमेटिकल टॉपिक के द्वारा इसको आपने प्रूव करके दिखा दिया। मैंने शेरों 2 यहाँ पर अवयव लिए थे। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो आइए, आप परेशान मत हुइए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं केमिस्ट्री में भी आप 90 की बात छोड़ दो, आप 95 प्लस जाओगे। आए हैं मेरे बच्चे पर, मैंने इसी साल मेरे शेरों केमिस्ट्री को पढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ा है बेटा। ठीक है, हाँ, इसीलिए आप लोग भी दोनों सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करना। ठीक है, आराम से पढ़िए अमित कुमार के साथ, और बिंदास तरीके से आपकी तैयारी मैं कराता हूं, आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना, नोट नंबर 2 लिखूंगा मैं, नोट नंबर 2। ठीक है, देखो एक डायग्राम फिर से वही। इस बार मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस बार मैं कुछ अलग कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। इस बार मैंने बेटा 3 अवयव ले लिए, एक ले लिया ए, दूसरा बी, और तीसरा सी। बताओ ए के मोल कितने होंगे, आप बता दोगे एन ए। बी के मोल कितने होंगे, आप बता दोगे एन बी। सी के मोल कितने होंगे, एन सी। उम्मीद है आपको ये तो टॉपिक अब आपको कितना सरल लग रहा होगा, सोच लीजिए, आप अंदाजा लगाइए। केमिस्ट्री को आप फिजिक्स के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही भी बताया, डेरिवेशन केमिस्ट्री में नहीं आता है, नहीं आता है। मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि तरीका कैसे न्यूमेरिकल आप करोगे। ठीक है, और मैंने प्रूफ भी करके दिखा रहा हूं कि जितने भी अवयव होते हैं उन सभी का मोल प्रभाजों का जो सम होता है, योग होता है, वो 1 होता है। आओ जरा इसको भी प्रूफ करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, कि माना ए के मोल, तो क्या लिख देंगे, आप बताओगे एन ए। ठीक है, कोई बात नहीं। बी के मोल, बी के मोल एन बी, कोई बात नहीं। सी के मोल, आप कितने भी मोल ले लीजिए, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो भी आपका होगा वो एन बी। यहाँ तो 3 अवयव हैं, अब प्लस विलायक नहीं ले सकते हो, या तो आपका खुद दे दिया जाए,
है ना, चीनी है कि नमक है, उसके बाद जल है, तो जल तो आपका विलायक हो गया, चीनी और नमक विलेय हो गए। कोई बात नहीं, यहाँ पर 3 अवयव हमने ABC करके ले लिए हैं, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हैं वैसे हम काम करते चलेंगे। अब बताओ बेटा, विलयन के कुल मोल कितने हो गए? विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? विलयन के कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? तो आप बता दोगे भैया Na प्लस Nb और प्लस का Nc, यही तो हो गई है। अब मुझे बताओ, क्या मैं एक एक करके इनके मोल प्रवाह निकाल लूं? बताओ बेटा। नंबर 1 पर A का मोल अंश मैं तीनों लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या लिखोगे बेटा? A के मोलों की संख्या, A के मोलों की संख्या, और बटे में आ जाएगा बेटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, ठीक है। तो A के मोल हम क्या लिखेंगे बेटा? X और A मोल अंश में। A के मोल क्या लिखोगे? Na। कुल मोल क्या लिखोगे? Na प्लस Nb और प्लस Nc। क्या समीकरण 1 डालने? हाँ जी बिल्कुल डाल लो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब नंबर 2 पर क्या लिखेंगे बेटा? नंबर 2 पर लिखता हूं बेटा B का मोल प्रवाह, मैं तीनों में लिख दूंगा B का मोल प्रवाह। तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा? V के मोलों की संख्या, B के मोलों की संख्या, और बटे में आ जाएगा बेटा विलयन के मोलों की संख्या, या विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मुझे बताएंगे मेरे बच्चों, B का मोल प्रवाह, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? XB बराबर में B के मोलों की संख्या क्या लिखोगे? तो NB, और बटे में क्या लिखोगे? विलयन के मोलों की संख्या को Na प्लस Nb और प्लस का कितना आ जाएगा? Nc। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ऐसे ही मैं लिखूंगा मेरे शेरों, ठीक है। नंबर 3 पर C का मोल भिन्न, ठीक है। मैंने तीनों बातें मैं लिख दिया है, तीनों टॉपिक को, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखोगे बेटा? C के मोलों की संख्या, C के मोलों की संख्या, और बटे में आ जाएगा बेटा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। C का मोल प्रवाह कितना होगा? XC, ठीक है, XC। C के मोल कितने हो जाएंगे? NC, और बटे में कुल मोल कितने होंगे? Na NB प्लस NC। समीकरण नंबर 3। उम्मीद है तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी। और सम करने के लिए आपको क्या करना है मेरे शेरों? तीनों को जोड़ देना है। मतलब क्या लिखेंगे बेटा कि समीकरण 1 व 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 को जोड़ देते हैं। आइए जरा हम जोड़ते हैं बेटा। LHS में आपका क्या लिखा है? XA XB और XC, तीनों को दिया जोड़। फिर बराबर में आ जाओ। बराबर में क्या लिखा है? XA का मान कितना है? NA बटे में बेटा Na प्लस NB प्लस का NC, और प्लस B को मान कितनों लिखोगे? NB बटे में Na प्लस NB और प्लस का NC। C को मान कितनों लिखोगे? NC, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा? Na प्लस NB और प्लस का मेरे शेरों NC। उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ रही होगी। अब बताएं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है XA XB और XC, बताओ तीनों के हर समान है, और हर समान होने पर लासा वही आ जाता है जिसमें हर में लिखा होता है। तो Na प्लस NB प्लस NC। ऊपर इसके में LHS में लिखा है Na, यहाँ लिखा है NB,
और इसमें लिखा है NC। अब बताओ क्या जो ऊपर लिखा है वही तो हमें नीचे मिल गया है। जब मिल गया है तो कट के हमारा कितना आ जाएगा 1। तो मुझे बताएं बेटा कि XA प्लस XB और प्लस XC बराबर कितना मिला है। ठीक है, बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ है। जितने भी मोल प्रभाज होते हैं सभी मोल प्रभाजों का योग 1 होता है। डेरिवेशन आपको केमिस्ट्री में नहीं करना होता है। मैंने आपको वो बात प्रूफ करके बताई है जो वहां लिखी थी कि जितने भी अवयव होते हैं सभी का मोल प्रभाजों का योग, सभी के मोल अंशों का योग, सभी के मोल भिन्नों का योग 1 होता है। न्यूमेरिकल में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक का निकाल लो, 2 अवयव दिए हैं, एक का निकाल लो, दोनों का योग करके बराबर 1 कर दो, वहां से दूसरे की वैल्यू निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। आओ जरा करते हैं न्यूमेरिकल, आ जाएं। एक न्यूमेरिकल की झलक मैं दिखा दूं आपको। ठीक है, देखिए आपके पास आपके बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, आप सवाल को पढ़ेंगे बेटा। क्या लिखा है, कलर चेंज कर देता हूं। 98 ग्राम H2SO4 को 180 ग्राम जल में घोला गया है। मोल प्रभाजों की गणना कीजिए, यानी H2SO4 के मोल प्रभाज निकालने हैं और जल यानी H2O के मोल प्रभाज निकालने, दोनों के मोल प्रभाज। ये 2 ही टॉपिक हैं, इसमें 2 अवयव हैं, एक H2SO4 और एक जल। H2SO4 होता है अम्लों का राजा, जिसे जल्लाद बोलते हैं। ठीक है, तो आए जरा करते हैं। अब इसमें बताओ मेरे शेरों, कौन विलेय कौन विलायक है। बताओ कौन विलेय कौन विलायक। तो आप बता दोगे 98 ग्राम और 80 ग्राम है, 180 है, तो 180 ज्यादा हो गया, 98 कम हो गया, 98 विलेय हो गया, 180 विलायक हो गया। बताएं क्या बात है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। आ रही है तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखने वाले हैं बेटा, देखना H2SO4। ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूं, H2SO4। ये क्या है बेटा, विलेय है की मात्रा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग इसे, WA। आराम से देखना बेटा, बराबर में कितना दे रखा है, 98 ग्राम। मुझे बताते चलना है सिर्फ। ठीक है, अच्छा देखो मोल कैसे निकालते हो, क्योंकि मोलों का जिक्र किया गया है तो आप जानते हैं बेटा मोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया भार बटे में क्या होगा, अणुभार। अब मैं एक सवाल इसलिए करा रहा हूं जिससे आपको कल जब न्यूमेरिकल करने आए तब आपको अणुभार कैसे निकाला जाता है वो सीख के आए। मैंने बेसिक वाले कंसेप्ट में पूरा अणुभार निकालना सिखाया है। शायद पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, इनमें से देख लेना, 2 पार्ट में से एक मैंने आपको यहाँ पर वहीं पर अणुभार निकालना सिखाया है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर तो आपको बताता चलूंगा, बट आपको भी कल जब न्यूमेरिकल करने आए तो इनको सीख के आना है, बड़ा आसानी मिलेगी आपको। ठीक है, अब आ जाते हैं H2SO4। ठीक है, H2SO4 यानी विलेय। मैं विलेय इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम निकालेंगे बेटा अणुभार। अणुभार का मतलब भार होता है, द्रव्यमान होता है, तो इसे हम लोग MA, क्योंकि विलेय की हम बात करें तो A ही लेकर काम करेंगे मेरे शेरों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो बताएं मेरे भाई, H का परमाणु भार कितना होता है, 1। तो हैं कितने H आपके, 2। तो यहाँ पर 2 इंटू में 1। ठीक है, हमारे पास सल्फर एक ही है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। 16 होता है, 16 जो संख्या है वो सम संख्या है, तो सम संख्या का डबल कर देते हैं तो परमाणु भार मिल जाता है। तो बताएं 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32। तो ये मैंने बेसिक वाली वीडियो में मैंने बता रखा है मेरे शेरों। पार्ट नंबर 1 होगा या पार्ट नंबर 2 होगा, आई थिंक पार्ट नंबर 2 होगा, उसमें आप कंप्लीट करिए और देखिए। फिर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन। फिर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो मैं 4 का गुणा करूंगा। अब ऑक्सीजन का होता कितना है परमाणु क्रमांक, 8 होता है। 8 संख्या भी कैसी है, सम है, तो सम का डबल हो जाता है, तो कितना हो जाएगा मेरे शेरों, 16। अब इन सभी को ऐड कर देना है, आपको अणुभार मिलके तैयार हो जाएगा।
सभी परमाणु भारों का योग होता है वो अणुभार कहलाता है। ये मैंने आपको बता रखा है। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ हो जाएगा बेटा 32 और यहाँ हो जाएगा 16 चौकू 64। इन दोनों को जोड़, दोनों को का जितने भी अवयव हैं सबको जोड़ दो, यानी 6 4 4 2 6 6 2 8 बन जाएगा और 6 3 9, 98 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि H2SO4 के H2SO4 यानी कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। फॉर्मूला होता है बेटा भार बटे में अणुभार। बस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H2SO4 की, तो ऊपर क्या लिख दोगे बेटा, H2SO4 का भार या की मात्रा, और बटे में आ जाएगा बेटा H2SO4 का अणुभार। ठीक है, सवाल सीखिए, बस टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ मोलों की संख्या को हम लोग क्या इससे शो करेंगे, HNA से, क्योंकि विलेय की हम बात कर रहे हैं। तो बताओ अगर आप चाहो तो यहाँ पर एक ही जगह आप H2SO4 लिख सकते हो। एक विलेय A है तो एक ही जगह आप N फिर सफिक्स में लगाना H2SO4, यानी इस तरीके से NH2SO4 ऐसे करके आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ H2SO4 की जो मात्रा है वो कितनी है, 98। H2SO4 का अणुभार है वो भी कितना है, 98। अब आप 98 से 98 काट देंगे, यानी कि Na का मान कितना आ गया है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर NH2SO4 ही लगा दो। ठीक है, यानी कि अरे यार सीधा Na लगाओ, बात खत्म। Na बराबर में कितना हो जाएगा, 1। ले एक तो टॉपिक क्लियर हो गया है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, जल। अब जल लिखेंगे बेटा, जल H2O। ठीक है, जल H2O जल है क्या है, विलायक है, और विलायक की जो मात्रा है, विलायक का जो भार है, विलायक का जो द्रव्यमान है वो WB होता है, और WB बराबर कितना दे रखा है, 180 दे रखा है, ग्राम हो गया है। ले ठीक है, यहाँ पर हम निकालेंगे बेटा जल यानी कि विलायक का अणुभार। अणुभार आपको निकालना सीखना है, पार्ट नंबर 2 देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाली क्लास में, वहां पे आपको पूरा डिटेल में बताया है। तो Mb बराबर हो जाएगा, बताओ H हाइड्रोजन का 1 होता है, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। फिर हमारा O का कितना होता है, तो O का होता है 16। तो बताओ Mb को मान कितनों मिल गए है, तो Mb बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 + 16, तो Mb बराबर हो जाएगा 16 और 2 18, और ग्राम प्रति मोल ये आ जाएगा बेटा। अब मैं लिखता हूं बेटा जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर में क्या लिखेंगे बेटा, जल के, ठीक है सॉरी मोलों की संख्या, हाँ बिल्कुल सही है, जल के मोलों की संख्या बराबर में लिखेंगे कि जल का भार, और बटे में आ जाएगा जल का अणुभार, जल का अणुभार। बताओ यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, Nb, और बराबर में जल कितना है, जल का अणुभार 80 100, और अणुभार कितना है 18, काट लेंगे 18 धाई 180, तो Nb बराबर में कितना आ गया है 10। अब बताओ जब Nb बराबर में 10 आ गया है, Nb आपका 10 आ गया है, तो मैं आपसे पूछ लूं बेटा, तो कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई, कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, Na + Nb का मान कितना हो जाएगा, Na को मान कितना 1 और Nb को मान कितना है 10, तो आपका आंसर Na + Nb बराबर में कितना हो गया है 11। एक एक बेटा लाइन समझना, एक एक शब्द समझते हुए चलिए। मैं यहां पर अब लिखता हूं H2SO4 का मोल प्रभाज, क्योंकि सवाल में मोल प्रभाज है तो आप मोल प्रभाज ही लेकर काम करें। तो बताएं बेटा क्या लिखेंगे, XA,
ऊपर एन ए हो जाएगा और नीचे हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी। अब बताओ बेटा, तो एक्स ए बराबर तो एक्स ए रहेगा, एन ए का मान, तो एन ए का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 11। भाग लगाएं जरा 11 का 1 में, पॉइंट लगाओ 0, फिर भी 0, ठीक है, 1199, ठीक है, तो कितना बचेगा फिर 1, फिर आ जाएगा हमारा 10 में से 9 जाएगा 1, फिर 9 में से 9 जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 0.09, ठीक है, ये हमारा हो गया है एक्स ए का मान 0.09, ठीक है, फिर 0.0 और चाहो तो और 0 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। फिर हमारे पास दूसरा क्या है, जल, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज बराबर में, ठीक है, जल का मोल प्रभाज यानी एक्स बी बराबर हो जाएगा ऊपर एन बी और नीचे हो जाएगा बेटा एन ए प्लस का एन बी। फिर एक्स बी बराबर में एन बी को मान 10 और इसको मान 11, ठीक है, लगा दो 11 का भाग बेटा 10 में, ठीक है, 0 11 99 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, फिर 0, फिर यहाँ 0 लगा दो, ठीक है, तो अब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर फिर 1199 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आंसर आया है, एक्स बी का मान आ गया है 0. ठीक है 99, ठीक है 0.